नाज़रीन, रुपया पैसा वैलेंटाइन डे स्पेशल के अंदर आपको वेलकम करते हैं। आज हम मोहब्बत का खास पैगाम भेजेंगे IMF वालों को। आई लव IMF। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से मोहब्बत और प्यार का इजहार करते हुए हम उनको बताने की कोशिश करेंगे कि हम जो मोहब्बत आपसे करेंगे जी जान से करेंगे, जो वादे करेंगे पूरे करेंगे, जो कमिटमेंट करेंगे पूरी करेंगे। हम आखिर पाकिस्तानी सख्त वो गलत हो गया, पाकिस्तानी लड़के हैं। हम जो वादे करते हैं पूरे करते हैं और आप बेफिक्र हो जाएं। हम अवाम पर जो आपने आइटम बताए हैं वहाँ कीमतें ज़्यादा कर देंगे चीज़ों की अवाम पर, और जो मुश्किल आपने काम बताए कोई मसला नहीं। आई लव यू नो इशू। आई लव यू तो एक ऐसा लफ्ज़ है जो हम बहुत ज़्यादा कहते हैं। प्यार तो हमें कूट कूट के भरा हुआ है। मज़े की आपको एक बात बताता हूँ। मैं ना क्या हुआ कि सुबह इत्तेफाक से अस्पताल जाने का, अल्लाह ना करे किसी को अस्पताल जाना पड़े, लेकिन अब मजबूरी थी, अस्पताल गया किसी काम से। तो क्या देखता हूँ एक बड़ी ज़ईफ़ खातून थी, उनके हाथ में एक बड़ा प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा बच्चा था। यकीन करें प्यार आ रहा था मुझे देखकर। मैंने उनकी तरफ देखकर, जैसे पाकिस्तानी आदत होती है हर किसी के काम में घुसना, बेवजह बात करना, मैंने उनको कहा देखें दादी और नानी बनने का अपना ही लुत्फ़ है, अपना ही मज़ा है। तो मुझे बड़े गुस्से से देख के पता क्या कहती हैं? कहती हैं ये बच्चा मेरा है। समझ गया आप? कसूर आंटी का नहीं था, कसूर अंकल का था। प्यार कूट कूट के भरा हुआ, यकीन करें कौम में। नहीं गलत नहीं बता रहा आपको, सही बताई बात मैंने। हम अंकल जो हैं वो, ये मोहब्बत करने वाली कौम है हमारी। IMF हम पर भरोसा रखे। आपसे वादा किया है, जो वादा किया है निभाना पड़ेगा, तो हम निभा के छोड़ेंगे, आप बेफिक्र रहें। अच्छा, अब वो तो वादा निभाएंगे IMF की मोहब्बत का। आप लोग सुन लो इस मोहब्बत का नतीजा क्या होगा। तो इस मोहब्बत का नतीजा ये होगा कि भाईजान, इसके नतीजे में एक तो सेल टैक्स लगेगा आप लोगों पर। हाँ, सेल टैक्स लगेगा। वहाँ होगा प्यार मोहब्बत, यहाँ पर आप पर सेल टैक्स लगेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के अंदर इजाफे के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो जाओ, जिसमें ख़ास तौर पर डीजल पे धन टैक्स लगेगा। उसके अंदर कलेक्शन पूरी करनी है। हम काफ़ी अरसे से जो है डीजल को सस्ता रखे हुए हैं, पेट्रोल को महंगा किए हुए हैं। पेट्रोल वैसे भी पाकिस्तान के अंदर सही क्वालिटी का नहीं मिल रहा, वैसे बिल्कुल थर्ड क्लास है पेट्रोल पंप पे जो पेट्रोल मिल रहा है। गाड़ियों का सत्यानाश हो गया, लोग मुझे शिकायतें भेजते रहते हैं इस तक के वो पेट्रोल पता नहीं किस क्वालिटी का। बाइकें भी छींकती है और खांसती फिर रही है। इनका बंदा पूरा कराची तो वैसे ही खांस छींक रहा है, पता नहीं कौन सी फ्लू लगा है, कोरोना से भी आगे की नस्ल का है, ये मैं बता दूँ। खैर, गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पर महंगाई ख़त्म नहीं होगी, गैस के नर्ख भी बढ़ेंगे। गैस, ये वही गैस है नाजरीन जिसके लिए आपके मुल्क के अंदर कोई तकरीबन 75 साल से डिस्को डांस हो रहा है कि आपके पास गैस के वसाइल जो हैं वो वाफिर मिकदार के अंदर मौजूद है, जो कि एक टोटल बकवास है। क्योंकि मैं तो बहुत पहले आपको बता चुका हूं कि कुदरती गैस पाकिस्तान के पास हैंगी कोई नहीं। हम ऐसे ही ड्रामे कर रहे थे, वो भी हम बाहर से मंगवा रहे हैं, और अब उसकी कीमत हमें बढ़ानी पड़ेगी। इसके अलावा हमें महसूलात के अंदर इजाफा करना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। तो अब ये 200 अरब से ज़्यादा के टैक्स कहाँ से आएंगे भाईजान? ज़हनी तौर पर तैयार हो जाओ। मिनी बजट बनाने की तो अब ज़रूरत नहीं है, अब तो बजट का टाइम आ गया। अब मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं से तो चक्कर चला के टैक्स बढ़ाएंगे। खैर, एनीवे, सो ऑन सो फोर्थ, रीजनेबली वन कैन से कि IMF के साथ जो भी माहिदा है वो तय पा जाएगा। महंगाई कम नहीं होगी, ये मैं क्लियर कट बता दूँ। वो जनाब, अगर आप बैनुल अक़वामी आज़ाद मईशत को फॉलो नहीं करोगे तो वो आपको छितर मारेंगे, ये मैं आपको भी बता दूँ। आपको इंटरेस्ट रेट अपना बढ़ाना पड़ेगा, वही जो है महंगाई की सतह से ज़्यादा करना पड़ेगा। महंगाई आपके मुल्क में बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी बातें माननी पड़ेंगी। सब्सिडीज़ बहुत सारे सेक्टर्स पर से हटानी पड़ेंगी। सब्सिडीज़ जब आप ख़त्म करोगे तो आपके मुल्क के अंदर जो माफियाज़ हैं उनको बहुत तकलीफ़ होगी। माफिया चीखेंगे, चिल्लाएंगे, लेकिन अब यह कि IMF की बात तो माननी पड़ेगी। अब ब्यूरोक्रेट अपने सारे कच्चे चट्टे तो खोल के रखेंगे नहीं IMF के सामने। और हाँ, ये भी याद आया, वो पावर सेक्टर की तस्वीर आ रही। तो भाई पावर सेक्टर जो है उसको भी आपको जो मामलात हैं उसके पावर सेक्टर के वो ठीक करने पड़ेंगे। ये जो डिस्कोज हैं, नहीं वो वाले डिस्को नहीं, इनको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां, इनके मामलात भी ठीक करने पड़ेंगे। आपकी जनरेशन के मामलात भी ठीक करने पड़ेंगे। गर्दिशी कर्जा भी ठीक करना पड़ेगा। मामला लंबा जाएगा भाईजान, यह मोहब्बत महंगी पड़ेगी। लेकिन खैर, वैलेंटाइन का डे है, वैलेंटाइन डे पर अयादा किया है, जो वादा किया है निभाना पड़ेगा।
जब मुझसे शादी कर लोगी तो सारी जिंदगी खुश रहोगी। इसी तरह के दावे करते हैं ना लड़के वैलेंटाइन डे पर। हमने भी मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब आप लोगों के साथ इसी तरह मोहब्बत कर ली कि पीडीएम आएगी और सारी ज़िंदगी खुश रखेगी। तजुर्बा भी है, हाँ, ताल्लुकात भी हैं और काम करने की सलाहियत भी है। लेकिन आप तो पीटीआई से भी माजरत के साथ गए गुजरे। मैं मेरे ख्याल से माजरत बुरा ना मानना, क्योंकि देखें उनके वजीर ख़जाना आए पहले, उनको भी काम वाम नहीं आता था असद उमर साहब को। उन्होंने मईशत का बेड़ा गर्क किया। उन्होंने फिर काम वाले बंदे को बुलाया, लेकिन उसने भी काम नहीं किया, अब्दुल हफीज़ शेख ने। फिर मईशत का बेड़ा गर्क हुआ। फिर शौकत तरीन साहब अभी मुश्किल, यानी शौकत तरीन साहब अब फिर आ गए, अभी आजकल थोड़े ज़ेर अताब हैं। लेकिन अब यह बताइए, उनसे भी नहीं हुआ, आपके मिफ्ता इस्माइल से भी नहीं हुआ। अब इसाक डार साहब कोशिश कर रहे हैं, देखें क्या होता है। बताइए जी जनाब मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब, क्या करना चाह रहे हैं आप मुल्क के साथ? हाँ, देखिए मुझे पता है आपका इशारा जो है वो IMF के हालिया जो नेगोशिएशंस हुए हैं उसकी तरफ है। पहले तो मैं अपने व्यूअर्स को ये बतलाना चाहता हूँ कि ये जो हमारा IMF के साथ ये मुआहदा हमने नहीं किया, ये PTI ने किया था। और ये क्या होता है कि टाइम टू टाइम इसका रिव्यू आता है। ये 9th रिव्यू था जिसमें वो देख रहे हैं कि जो PTI की हुकूमत ने या मुल्क ने जो हमसे वादे किए थे या शराइत हमारी मानी थी, क्या वो पूरी हो रही हैं कि नहीं, और अगर उसके अंदर कुछ डिविएशन वगैरह है तो वो फिर आपको कहते हैं कि ये करें। इस बार जी IMF जो था, अली साहब आप हैरान हो जाएंगे, बिल्कुल आंखें यहाँ पे रख के आया था। आमतौर पे ये होता है कि जब दो लोग बैठ के कुछ निगोशिएशन करते हैं तो थोड़ी सी लचक आप दिखाते हैं, थोड़ी सी लचक हम दिखाते हैं। इस बार IMF ने बिल्कुल कोई लचक नहीं दिखाई और उनका हमारा ये था कि जी खुदा के वास्ते पाकिस्तान में सैलाब आया है, सैलाब से बहुत मुतासर हुआ है मुल्क, हमारी फसलें तबाह हुई हैं, हमारे लोग बर्बाद हो गए हैं, सब कुछ हो गए हैं। दुनिया पाकिस्तान के लिए ये कह रही है कि वाकई में पाकिस्तान सफ़र किया, और आप हमसे ये कह रहे हैं कि हम आपकी सब शराइत मान लें। हमारे लोगों में तो इतनी सख्त ही नहीं है कि अब फर्दर जो है मतलब वो कोई उनके ऊपर बोझ हमने डाला जाए। तो देखिए आप जितना भी क्रिटिसाइज़ कर लें इसाक डार साहब की एक चीज़ मैं आपको बतलाऊं, एक अच्छी है कि वो कम से कम गरीबों के लिए अपने दिल में जज्बा रखते हैं। और इस बार उन्होंने IMF से काफ़ी लड़ाई झगड़े किए, उनको समझाने की कोशिश की, मगर IMF को क्या किया जाए कि इस वक्त वो बिल्कुल समझने को तैयार नहीं है। मगर नहीं, क्योंकि पाकिस्तान बदमाशी कर रहा था ना, पाकिस्तान बदमाशी कर रहा था, आप माने इस बात को? सर सारी दुनिया से पैसे मांग के बदमाशी, हम गुलामी ना मंजूर, हम ये करेंगे, हम रशिया से पींगे बढ़ाएंगे। आपकी हरकतें मतलब बतौर मुल्क जो थी ठीक नहीं थी ना। फिर आप जब किसी से बदमाशी करेंगे तो फिर वो तो फिर अपनी आंखें आपको दिखाएंगे कि नहीं। हाँ, ये आप सही कह रहे हैं कि बाकी में कि इस बार उनका जो रवैया था हमारे साथ वो कुछ ज़्यादा ही सख्त था, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। मगर उसके अंदर भी आखिर में ये ज़रूर हुआ है कि हम काफ़ी हद तक उनको इसमें मानने के तैयार हो गए कि जी देखिए हमको ऐसा आप अगर आप कुछ कह रहे हैं टैक्सेस के अंदर, देखिए पहले तो उनको 600 अरब बिलियन से वो शुरू हुए थे कि जी इतने टैक्सेस लगाएं, जो कि अगर लग जाते तो आप भी यहाँ पे बैठे हुए नज़र नहीं आते, आपकी भी आधी सैलरी जो थी वो टैक्सों में चली जाती। मगर अब 170 का हदफ जो है वो इतना अचीवेबल रिज़ल्ट हदफ है, मेरे ख्याल से वो हम कर लेंगे। देखिए अली साहब, कुछ दिनों पहले मैं मोरक्को से आया हूँ और उससे पहले मैं लंदन गया था। आप यकीन करें कि इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ वाहिद मुल्क नहीं है जिसमें प्रॉब्लम चल रही है, इस वक्त दुनिया के इस ममालिक के अंदर वो हालत हुई है कि लोगों की परेशानियां और चीखें निकल रही हैं। और फिर ये बात सही, आप लंदन गए, आप नवाज शरीफ के हाथ खोलें, उनको वापस बुलाएं। मेरे ख्याल से गिव हिम ए चांस। मेरा ऐसा ख्याल है कि ही वांट्स टू कम बैक। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आप तो खैर करीबी हैं उनके, आप नवाज शरीफ साहब को दें ना लेवल प्लेइंग फील्ड, उनको खेलने दें खुल के। क्या मसला है सर? वो ब्रेव आदमी है, वो कह रहा है मैं आना चाह रहा हूं, आप लोग बोले नहीं मत आओ। ये बात तो सही है, उसको खेलने तो आने तो वापस दिखाएगा आपको काम करके, या फिर
जो भी होगी पॉलिटिकल फेट ही विल फेस इट। नहीं अली साहब, आप यकीन करें, जो मेरे कोई 1.5 घंटे में मियां नवाज शरीफ के साथ था, 1-to-1 मीटिंग थी, और मैंने एक उनसे कहा कि सर यू आर द लास्ट होप फॉर पाकिस्तान एंड फॉर द पार्टी। और उन्होंने कहा बेग साहब मैं आ रहा हूँ, कुछ चीज़ें होती हैं जिसके अंदर थोड़ा सा समझदारी का सबूत देना पड़ता है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे कि मियाँ साहब आएंगे। और दूसरी चीज़ मैं आपको बतलाऊँ, मैं मियाँ और वो वापस आना चाहते हैं, जहां तक मैंने सुना है, ही वांट्स टू कम बैक एंड ही इज सेइंग मुझे जरा टाइम मिले 6 महीने, मैं करके दिखाता हूं, नहीं हुआ तो पॉलिटिकल फेट जो भी होगी फेस करेंगे। अच्छा, अब जो दूसरे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पीटीआई खासतौर इमरान खान, सुबह शुरू होते हैं शाम तक वो एक ही चीज़ कह रहे हैं, पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट होने जा रहा है श्रीलंका की तरह। ये उनकी ख्वाहिश है और हर वक्त वो इसी पे है कि चोरों के साथ मैं बात उनकी हुकूमत छीनी है। देखो उनको लगता है उनकी हुकूमत छीनी है, और वो वजह इस वक्त मैं आपको सही बता रहा हूँ, इसलिए वो इस वक्त तकवीयत पकड़ गई है, क्योंकि आप लोगों से इकोनॉमी मैनेज नहीं हुई, आप लोगों को टाइम मिला, मैनेज नहीं हुई, उनको अपर हैंड मिल गया। जैसे आप लोगों का पहले अपर हैंड था, महंगाई मुकाओ ये वो, अब इमरान खान का अपर हैंड आ गया। देखो रियलिटी फेस करना चाहिए। देखिए अली साहब, हमें नहीं मालूम था ये रशिया और यूक्रेन की वार ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। आज मैं आपको और आपके व्यूअर्स को बतलाऊं तो आप हैरान हो जाएंगे। बांग्लादेश IMF के साथ आपको पता है मुआहदे कर रहा है, श्रीलंका कर रहा है, इजिप्ट कर रहा है, 4 और कंट्रीज कर रहे हैं, और सबके साथ यही प्रॉब्लम है जो हमारी है, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर ये कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ गए, फ्यूल के प्राइसेस बढ़ गए। ये वॉर जो थी इसने तो पूरी दुनिया को जो है मतलब हिला के रख दिया है। जो इंटरेस्ट रेट पूरी दुनिया में, आपको मैं बतलाऊं कि इंग्लैंड जैसे कंट्री के अंदर जहाँ पे 99% लोग मॉर्गेज पे प्रॉपर्टी लेते हैं, 2% 2.5% पे लिया करते थे, 8% पे हो गए हैं। कई घर जो हैं वो पे नहीं कर सकते, मतलब इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है। मोरक्को के अंदर मैं आपको बतला रहा हूँ कि हुकूमत ने बड़ी मुश्किल से, लोगों की चीखें निकल रही थी महंगाई की वजह से, उन्होंने अपनी जो मिनिमम वेज होती है अपने लोगों की, उसको उन्होंने बढ़ा के उनको किसी तरीके से कंपनसेट किया। हमारा ये बुरा वक्त, हमेशा मैं एक ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ, इंशाल्लाह थोड़े दिनों की बात है। ये वॉर कब तक पाकिस्तान में अच्छा वक्त कहाँ आता है? पाकिस्तान में बुरा वक्त होता है और बुरे से ज्यादा बुरा वक्त होता है, अच्छा वक्त कभी नहीं आया। नहीं, अच्छा लेकिन द रिच पीपल ऑलवेज एंजॉय इन पाकिस्तान। आई एम टेलिंग यू 99.99% of this population always remains under stress, but the 0.01 who are wealthy, I can assure you they don't have any inconvenience। आप देखें वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया उन्होंने। वो कनाडा की एक चेन है, उन्होंने एक रेस्टोरेंट खोला और आपको पता है कि उनकी फर्स्ट डे की सेल्स जो थी उसने हर रिकॉर्ड तोड़ दिया। और इससे यह पता लग गया कि पाकिस्तानी कितने शैलो लोग हैं, कितने, मैं लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, हमारे मुल्क के अमीर कितने शैलो लोग हैं, कि हमारे मुल्क के अंदर लोग कितना भूखा सो रहे हैं, कितने लोग एक मील खाकर सो रहे हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो कि प्रिविलेज क्लास से बिलोंग करते हैं। क्या कहते हैं साहब? मुझे मालूम है आपका इशारा है, जो अभी एक कॉफ़ी शॉप जो पाकिस्तान में खुली है और बाकी में लोग गए हैं, मगर उसको आप बैरोमीटर नहीं बना सकते। मैं नहीं बना इस वक्त आप यकीन करें कि जो रिच क्लास हैं वो भी परेशान है, फैक्ट्रियाँ उनकी बंद हो रही हैं, उनकी LCs की प्रॉब्लम चल रही है, उनकी दोनों चीज़ें। और फिर देखिए ना कि इस वक्त मुल्क का जो प्रॉब्लम्स हो रहा है वो हर एक आदमी को पिंच महसूस हो रही है, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे लोअर हो, चाहे अपर हो, हर जगह ये प्रॉब्लम आ रही है। मगर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह ये वॉर जिस दिन ख़त्म होगी आप देखेंगे प्राइसेस अपनी उसके ऊपर आएंगे सर। लेकिन इसके बाद तो ताइवान वाली भी शुरू हो सकती है ना। देखें अब उसने देखा चाइना ने कि वहाँ पंगा हुआ, अब उसने भी बैलून छोड़ना शुरू कर दिए, कुछ छोटी छोटी चीज़ें छोड़ना शुरू कर दी, अब वो भी पंगे ले रहा है वेस्ट के साथ। अब चाइना जब करेगा तो फिर पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा मुझे पता नहीं, लेकिन अगर उन्होंने ताइवान के ऊपर, जो कि चाइना कर सकता है, किसी दिन भी कर सकता है, यू एंड आई बोथ नो, फिर क्या होगा? सर हम दूसरों के आश्रय रहना छोड़ दें। हम वैसे तो कहते हैं हम छठे सबसे ज़्यादा आबादी वाले मुल्क हैं, ये वो। सर नाउ वी शुड कम आउट ऑफ दिस। क्या कहते हैं आप? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मगर चाइना देखिए, चाइना की जो लीडरशिप है बहुत समझदार लीडरशिप है। वो इस वक्त कोई ऐसा एडवेंचर नहीं करेगी जिससे उनके मुल्क को और उनकी मुल्क की मईशत को जो है तबाही हो। तो मेरा ख्याल ये है कि इंशाल्लाह आप देखेंगे और आप बिल्कुल देखिए इस वक्त हमने देखो सर, अगर आप लोग इकोनॉमी मैनेज नहीं कर सके, एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था मरियम साहिबा ने, इंट्रोस्पेक्शन, जब लाहौर की सीट पे बड़े नैरो मार्जिन से आप लोग जीते थे। मैं आपको भी बता रहा हूँ, देखो मैं रियलिटी बात करता हूँ, मैं किसी पार्टी वार्टी के पीछे नहीं लगता। मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूँ कि ये मेक और ब्रेक गेम है। इस दफ़ा अगर खान के हत्थे चढ़ गई ना हुकूमत, तो मैं आपको बात बताऊँ वो काम पक्का करके जाएगा। फिर नून लीग की सियासत
बिल्कुल ही अलग हो जाएगी, क्योंकि वो विंडिक्टिव आदमी है, ये मैं बता दूं, वो वेंजेंस के साथ आएगा, विंडिक्टिव आदमी है वो, मैं आपको क्लियर बात बता रहा हूं। आप इमरान खान की तबीयत से वाकिफ हैं, ही इज ए विंडिक्टिव मैन, तो वो नहीं छोड़ेगा। देखिए पॉलिटिकली तो जो डिजास्टर है वो है, पॉलिटिशियंस जाने, उनका काम जाने, बट इकोनॉमिक डिजास्टर नहीं होना चाहिए। काफ़ी दफ़ा प्रोग्रामों के अंदर और एक दफ़ा मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब के साथ भी बड़ा तफसीली इस पर हमने डिस्कशन किया कि आप मुल्क की इकोनॉमी को डॉलराइज कर दें। आई थिंक इन्होंने भी उसको ज़ाहिर बात है स्टडी तो किया होगा, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का तब इस वजह से, क्योंकि दे वर नॉट इन गवर्नमेंट, आई कैंट से कि ये उसको इम्प्लीमेंट कर पाते। देखें बहुत बड़ी मिस्टेक है पाकिस्तान की, हमारी इकोनॉमी 100% डॉलराइज्ड होनी चाहिए। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? तो मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब, आप एक इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं है। कुछ अरसे के अंदर आपका ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा वाइडन हो जाएगा, आपकी इंपोर्ट जो होगी वो मैनीफोल्ड हो जाएगी आपके एक्सपोर्ट से। यू आर रिलाइंग ऑन रेमिटेंसेस विच आर इन फॉरेन करेंसी, primarily if that foreign currency is the US dollar, it will be good for you. And secondly, आपके मुल्क के अंदर जितनी चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हैं मेजॉरिटी वो इंपोर्ट हो रही हैं, आपके पास इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं हुई। आपने अपनी इकोनॉमी को डॉलराइज क्यों नहीं होने दिया? आप क्यों नहीं अलाउ करते इसको कि हम UAE की तरह, हांगकॉन्ग की तरह और ममालिक की तरह इवन करियाना स्टोर्स के ऊपर दूसरी करेंसीज़ को एक्सेप्ट करें, जबकि आप जानते हैं कि हमारी इतनी बड़ी एक्सपैट पॉपुलेशन है। क्या हासिल कर लिया उससे? आज 270 का डॉलर कर लिया। ये बात अगर मान ली जाती तो क्या बुराई थी? बताएं ना मुझे। जी अली साहब, देखिए कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई हैं, मैं आपको बताऊं। अभी आप जो जिक्र कर रहे थे कि हमारी इंपोर्ट है मैनी फोल्ड, जब PTI की हुकूमत थी तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊं हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट इतना बढ़ गया था कि वो समझ में नहीं आ रहा था, जिसका अब जिक्र भी आजकल हो रहा है कि जी। मगर ये चीज़ आप एक्सेप्ट करेंगे कि जब से शहबाज शरीफ साहब आए हैं, आप अब हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बहुत कम हो चुका है हमारा, क्योंकि हमने वो तमाम जितने लग्जरियस आइटम्स थे, गाड़ियाँ, ये तमाम चीज़ें इंपोर्ट ही बंद कर दी ना आपने। हाँ देखिए अली साहब, अगर मैं कुछ अरसे एक पुरानी गाड़ी चला लूँगा और कुछ अरसे आप जो हैं कोई पुरानी चीज़ यूज़ कर लेंगे, लग्जरी आप नहीं अफोर्ड करेंगे और मुल्क बेहतर हो जाता है, तो इसमें हमें कोई मेरे ख्याल से वो नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए नवाज शरीफ साहब आर्किटेक्ट थे लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी के। आपको पता होगा उनसे पहले ओपन स्काई पॉलिसी भी नहीं थी, उनसे पहले फ्रीली ट्रेडेबल करेंसीज भी नहीं थी। जब उन्होंने इस चीज़ को लिबरलाइज किया है तो नेक्स्ट स्टेप इन लिबरलाइजेशन ये है कि आप एक मान लो इस बात को कि आप एक ट्रेडिंग स्टेट हो, तो आप डॉलर एक्सेप्ट करो, इसमें क्या बुराई है? आप मुझे बताएं कि व्हाट इज द इशू इफ वी स्टार्ट एक्सेप्टिंग डॉलर्स एज द प्राइमरी करेंसी असाइड फ्रॉम द पाक रुपी। आपके पाक रुपी के अंदर तो डिप्रिशिएशन आ रही है रेट में, क्या कहते हैं आप? देखिए हो क्या रहा है कि पहली बात तो यह है कि ये रोशन डिजिटल जो अकाउंट है इसके अंदर लोग डॉलर रख रहे हैं, और आपको ये भी हैरानगी होगी कि उससे अंदर पेमेंट भी हो रही है। यानी कब आपको कोई प्लॉट खरीदना है आप पेमेंट कर सकते हैं, और कोई गवर्नमेंट की पेमेंट करनी है आप डॉलर टू डॉलर जो है उसके अंदर पेमेंट कर सकते हैं। और आपको ये हैरानगी होगी कि $5 बिलियन इस वक्त रोशन डिजिटल पाकिस्तान में लोगों ने भेजा है, और जितनी बड़ी बड़ी पेमेंट्स हैं अब वो इससे करते हैं। हम लेकिन रेमिटेंस नहीं भेज रहे ना। आपको पता होगा हमारी रिकॉर्ड लो आ गई रेमिटेंस। If for the first time in so many months हमारी रेमिटेंस जो है it is fallen below threshold। आपने बिल्कुल सही कहा कि रेमिटेंसेस में हमारी कोई 10% कमी वाक़ई हुई थी, और वो कमी इसलिए वाक़ई हुई थी कि हमारा जो ऑफिशियल रेट था वो 225 का था और अनऑफिशियल जो है उस वक्त वो 275 का चल रहा था। तो जितने भी गल्फ में काम करने वाले हैं वो कह रहे थे कि जी हमें अगर $1 के ऊपर हमें 50 रुपए का फ़र्क पड़ रहा है तो वो तो उनके लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट था। यही वजह हुआ कि ये 10% जो हमारी कमी वाक़ई हुई 4-6 महीनों के अंदर, वो सब अनऑफिशियल यहाँ पे आया करता था। मगर अब क्योंकि वो गैप जो था वो ख़त्म हो गया ऑफिशियल अनऑफिशियल का, तो आप देखेंगे कि अब हमारी रेमिटेंसेस के अंदर इजाफा होगा। सर देखें, आप बड़े अहम ओहदे के ऊपर इस वक्त फायज हैं। मुझे पता है शहबाज शरीफ साहब भी आपकी बात सुनते हैं, नवाज शरीफ साहब भी आपकी बात सुनते हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब टाइम ऐसा आ गया कि आपके एक्सपोर्ट से ज़्यादा आपकी रेमिटेंसेज हो जाएंगी। ठीक है सर, लेट्स बी वेरी फ्रैंक। आपकी एक्सपोर्ट कुछ भी नहीं है। हमारे मुल्क के जितने बिजनेसमैन हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उनका रिजल्ट 0/0 है। ये 2 टके का काम नहीं कर सके, इन्होंने फेल कर दिया स्टेट को। अगर इनके बस में लगे हमारे यहाँ बिजनेसमैनों के, तो ये मुल्क का ही बेड़ा गर्क कर दे। बात यह है कि अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी बचा रहा है, पाकिस्तान को जो बचा रहा है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो अब मैं आपके सामने रख देता हूँ कि अगर ये रेमिटेंस फिगर्स जो हैं
इसी के ऊपर आपने मुल्क को चलाना है जिसकी एक्सपोर्ट से ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, तो आप डॉलराइज कर दो ना इकोनॉमी को, क्या बुराई है इसमें? आप मुझे बताओ, एक्सपोर्ट से ज्यादा जहां कंट्रीब्यूशन आपकी रेमिटेंस की होगी कुछ अरसे में, तो आप क्यों घबरा रहे हैं? आपके मुल्क वाले डॉलर क्यों नहीं, आप क्यों कोट नहीं कर रहे? मैं तो चाहता हूं दाल चावल आटा चीनी हर चीज आप डॉलर में कोट करो, मजा ले कोई बढ़ा के दिखाए कीमत, फिर आप बताएं मुझे। लोगों की सैलरियां भी आप डॉलर में पे करो, क्यों नहीं कर सकते? सिर्फ अमीर रख सकता है डॉलर तकिए के अंदर अपने, सिर्फ अमीर लॉकर में रख सकता है, गरीब आदमी नहीं रख सकता, एजाज नहीं रख सकता, चिंटू नहीं रख सकता, इनको भी तो इजाजत देना। ये बोल रहा हूं मैं सिर्फ। अली साहब, पहली बात तो ये कहना तो बहुत अच्छा लगता है, मगर इस वक्त डॉलर हमारे पास हैं कहाँ पे? आपको पता है कि इस वक्त डॉलर जो है मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है। एक तो बहुत बड़ी तादाद हमारे डॉलर्स की अफगानिस्तान जो है जनाब, वो आपको पता है कि स्मगल हो रही है। मुराद सईद तो कहता था कि हम 200 अरब डॉलर है वो ले आए, नहीं सर उन्होंने कहा ये ज़रूर था कि 200 बिलियन लाएंगे और 100 बिलियन हम रेमिटेंस उसको उसके लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अच्छा, हमारा एक दूसरी जो प्रॉब्लम आई है, ऐसी बात नहीं कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स थी वो रेमिटेंसेस से जो थी वो हमेशा कम रही है। इस बार ये हुआ है कि जब रिसेशन पूरी दुनिया में आया है, आप हैरान होंगे कि इस वक्त कोई आदमी इंटरेस्टेड नहीं है कि एक नया जैकेट जाके ख़रीदेगा, नई जीन जाके ख़रीदेगा। वो इस वक्त सिर्फ सोच रहा है कि किस तरह मैं अपनी फैमिली को किसी तरीके से मील प्रोवाइड कर दूं, 3 मील्स जो हैं मतलब। तो इससे क्या हुआ है कि हमारी थोड़ी सी एक्सपोर्ट्स जो हुई है वो हमारी अफेक्ट हुई है। मगर मैं आपको एक चीज़ बतला दूं अली साहब, ये जो पीटीआई वाले सुबह से शाम तक कह रहे हैं कि हम डिफ़ॉल्ट होने जा रहे हैं, वो कंट्री जिसकी 30 बिलियन की रेमिटेंसेस हों और 30 बिलियन की उसकी एक्सपोर्ट हो, वो आदमी डिफ़ॉल्ट कभी नहीं कर सकता वो कंट्री। अच्छा, ये मासूम सा बच्चा आपको एक बात बताना चाहता है, अगर आपने इकोनॉमी को डॉलराइज किया होता तो ये सारे बैंक अकाउंट्स जो आज आप रुपये में मेंटेन कर रहे हैं, ये सारे यूएसडी में हो रहे होते। इसका नुकसान लोगों ने ये कहा था, ओह अली नासिर आपने क्या सजेशन दे दिया, डॉलर 151, तब की बात कर रहा हूं जब खान साहब का दौर था, डॉलर 151 का अगर आपकी बात मान ली गई तो डॉलर 175 रुपए का हो जाएगा। अभी डॉलर 270 रुपए का हो गया। तो सर अगर यही काम पहले कर लिया जाए, देखिए मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप मईशत से वाकिफ हैं, आप इन चीज़ों से वाकिफ हैं। अगर मेरी बात मान ली जाती, मैं तो एक अदना सा, बाकी तो सारे खापड़ बैठे हुए ना आपके, जिन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, आग लगा दी, पूरे मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया, भस्म कर दिया आपकी तिजारत और सनत को। अगर मेरी वाली बात मान ली जाती, आपके सारे बैंक अकाउंट्स जो टॉप के लोगों के थे, आपके कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट से इनको रुपीज से कन्वर्ट करके आप डॉलर में कर देते, थोड़ी सी कीमत बढ़ जाती ना डॉलर की। आज ये वाला हाल तो ना होता, टॉमी वाला हाल तो ना होता पाक रुपये का। नहीं गलत बोल रहा हूं मैं आपको सर, इतना तो सर आप भी जानते हैं सर, ये नहीं करें। देखें आपकी पोशीदा मुस्कुराहट बता रही है कि ये किया जा सकता था। सर अली साहब, ऑलरेडी डॉलर अकाउंट आप रख सकते हैं, किसी ने मना नहीं किया। आप मार्केट से डॉलर लेके उसमें जमा भी करा सकते हैं, मगर इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि इतनी अवेलेबिलिटी नहीं है कि हम आपका फार्मूला अगर इम्प्लीमेंट सर पहले की बात कर रहा हूँ, अभी भी हो सकता है, वैसे पहले की बात कर रहा हूँ, अभी भी हो सकता है। नहीं, अभी तो थोड़े से हालात बहुत ज़्यादा दुनिया में ख़राब हैं और इसके अंदर मगर आपने जो बात कही है इसको हम सोचते हैं ज़रा हालात थोड़े से सही होने दें और बहुत जल्द इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये हमारा जैसे ही इससे देखिए आईएमएफ का हमारा मसला उनकी काफ़ी हद तक हल हो गया है। इंशाल्लाह एक हफ्ते में आप देखेंगे कि उनके साथ हम मुआहदा जो है दोबारा हम उसके साथ उसको सिग्नेचर साइन हो जाते हैं। उसके बाद थोड़ी सी हमें तकलीफ ज़रूर और सर एक गुजारिश और थी कि पहले भी मैं कह चुका हूँ कि गोल्ड कॉइन्स की मिंटेज शुरू करें और गोल्ड रिजर्व्स को बढ़ाएं। तो लोग हंसते रहे कि ये क्या बात हो रही है। सर आज आप देखें इस मुल्क के अंदर सोने पे सट्टा हुआ है कि नहीं हुआ। सर दुल्हनें हमारी लदी हुई होती हैं सोने के साथ। आप मुझे बताओ वो सोना अनप्रोडक्टिव एसेट है, आप उसको अगर अपने नेशनल रिजर्व में शामिल कर लोगे, अपने बिजनेस एवेन्यू के तौर पर उसे यूज़ करोगे, एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर उसे यूज़ करोगे, जैसे चाइना कर रहा है, जैसे और ममालिक कर रहे हैं, तो मुल्क कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। सर रोज़ शादियाँ हो रही हैं, दुल्हनें लदी हुई हैं सोने से, यकीन करें। बच्चों के स्कूल के बैग हमने लादे हुए हैं और दुल्हनों को हमने सोने से लादा हुआ है। मुझे सच बताएं, क्या वो कोई प्रोडक्टिव एसेट है? इतना तो आप मुझे जवाब दे सकते हो सर। 1 तोला आज पता नहीं मेरे ख्याल 2 लाख से थोड़ा कम ही है। सर ये क्यों अनप्रोडक्टिव आप छोड़ो, यूज़ करो ना इनको। क्या ये गलत बोल रहा हूँ? बोले अली साहब, पहली बात तो ये है कि लोग
जो गोल्ड ले रहे हैं वो उसको ऐसे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं, क्योंकि उनको ये है कि देखिए अगर उनके पास ₹5 होगा तो कल $1 में आज 270 है, कल 300 तक भी जा सकता है। वेयर एज अभी तक जितनी भी कैलकुलेशन लोगों ने की है उसके अंदर गोल्ड में लोगों को लॉस नहीं हुआ जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी जिन्होंने। तो अगर यहाँ पे कोई औरत अगर बेचारी जेवर पहन रही है तो ये मत सोचें कि उसका मियाँ जो है उसको जेवर पहना के खुश हो रहा है, बल्कि उसको वो एक इन्वेस्टमेंट काउंट कर रहा है कि ये मेरे घर के अंदर कल को इसके प्राइस के अंदर इजाफा होगा, अगर खुदा ना खास्ते कभी ज़रूरत पड़ी तो उसको मैं सेल करके मतलब जनरेट कर सकता हूँ पैसे। स्टेट बैंक लेकिन मुझे सच बताएं, इज इट एथिकली करेक्ट, इज इट मॉरली करेक्ट? इतनी सी दुल्हन है बेचारी, उसके ऊपर इतना सोना लादा हुआ है। ये वैसे तो हम लोग हर वक्त बात कर रहे होते हैं सराफ नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये व्हाट इज दिस? इज दिस ओके इन अ कंट्री लाइक आवर? नहीं, मैं आपके साथ एग्री करता हूँ। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं इस फेवर के अंदर नहीं हूँ कि इंसान जो है अपनी इन्वेस्टमेंट जो है इसके अंदर करे, और बेटर इन्वेस्टमेंट्स की जगहें हैं जिसके अंदर इंसान करे। आप सपोज इन केस ₹5 के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट रखने को थोड़ा सा घबरा रहे हैं, आप रोशन डिजिटल पाकिस्तान है जिसके अंदर डॉलर्स लेके आप जमा करा के उसको रख सकते हैं। मगर ये इस वक्त आप हैरान होंगे कि इस वक्त प्राइवेट बैंकों में पाकिस्तानियों के तकरीबन $5.5 बिलियन जो हैं फॉरेन एक्सचेंज मौजूद है, जबकि हमारे पास स्टेट बैंक के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास 2.9 वो है। और तो ये एक अच्छी चीज़ है कि अगर डॉलर आप कन्वर्ट करते हैं और आप रखते हैं यहाँ पे तो उससे कम से कम पाकिस्तान का फायदा होता है। राधा सर मैं आपको एक बहुत यूनिक फिनोमिनल आइडिया बताता हूँ। जी हाँ सर। जो मैंने फ्लोट किया था, लोगों ने उसको जोक में उड़ा दिया। मैंने कहा जितना रुपये डिपॉजिट है सब लो सिक्योर करो और उसके अगेंस्ट में डॉलर खरीद लो। ये पिछले साल मैंने बात की थी, लोगों ने बोला जी डॉलर बड़ा महंगा हो जाएगा, डॉलर बड़ा महंगा हो जाएगा। अभी डॉलर सस्ता हो गया। मैं सिर्फ ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सर, व्हाई डू यू वांट टू वेट कि ये हर बैरियर को तोड़ता हुआ डॉलर आगे निकल जाए? Why don't we preempt it? And I can assure you that Nawaz Sharif's first government was unique because he allowed that forex companies open up. आप पता होगा इससे पहले पाकिस्तान में कितना रेगुलेटेड था डॉलर का बिजनेस। 92 से पहले, if I can recall correctly, Nawaz Sharif साहब took some really bold measures in early 90s where he completely liberalized Pakistan's economy. I am sure he would have done the same if he was given an opportunity again. आपको खुद पता होगा कि during his own tenure, जो भी आप उसे माने 3 साल जो भी उनके मुश्किल में गुजरे और बड़ा अनफॉर्चुनेट किस्म के मामलात उनके साथ पेश आए, बट इवन ड्यूरिंग दैट टाइम आपने देखा होगा ही वाज नॉट पर्टिकुलर कि जी लिबरलाइज ना हो इकोनॉमी, ही वाज स्टिल लिबरलाइजिंग। एम आई रॉन्ग? सर बिल्कुल आपने अली साहब सही कहा कि टाइमिंग्स बहुत डिफरेंट थे। इस वक्त टाइमिंग्स बहुत हो गई। ये वॉर जो हो रही है ना, इसने तो आप यकीन करें कि बड़े बड़े मुल्कों की जो है ना कमर तोड़ के इसने डाल दी है इंशाल्लाह। मगर मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि ये फॉरएवर तो नहीं चलने वाली है। यूरोप इतना ज़्यादा मुतासिर हुआ है, अमेरिका खुद मुतासिर हुआ है। आपको पता है अमेरिका के इंटरेस्ट रेट क्या हो गए? अमेरिका जो 1%, 0.5% पे इंटरेस्ट रेट हुआ करता था, इस वक्त बेस रेट जो है वो 5-6% के ऊपर पहुंच गया है। अब लोग क्या कर रहे हैं कि नए घर खरीद ही नहीं सकते। कौन आदमी 8%, 7% के ऊपर मॉर्गेज जो है वो खरीदेगा? कोई नहीं लेगा। मगर जिस दिन ये वॉर ख़त्म हुई आप देखेंगे कमोडिटीज़ जो है, हमें इस वक्त अली साहब ये करना चाहिए कि बुरे वक्त में अपने बेल्ट को थोड़ा टाइट करना पड़ेगा। मगर मैं अफसोस के साथ यहाँ पे बतला रहा हूँ कि हम करने को तैयार नहीं हैं। आज आप देख लें कि वही जो शॉप्स जो हैं वो रात के 10-11 बजे तक खुली हुई हैं, शादी हाल जो है रात को 12-12 बजे तक खुले हुए हैं। ये तजवीज़ पेश की गई थी कि इससे अगर हम इसको जल्दी बंद कर देते हैं और हॉल्स को और रेस्टोरेंट्स को 10-10:30 बजे बंद करते हैं तो इससे $2 बिलियन का फर्क पड़ रहा था। आप हैरान होंगे। मैं तो कहता हूं सही बात। मोटरसाइकिल वाले जो हैं $3 बिलियन का फ्यूल कंज्यूम कर रहे हैं। आप देखें रात को घूमते हुए नजर आते हैं। क्या हमने कोई बेल्ट अपना टाइट किया? हमने कुछ किया कि जिससे हुकूमत को जो है कुछ फायदा हो? क्या हम इस वक्त ईडिबल ऑयल जो है $4 बिलियन का ईडिबल ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे हैं? कभी हमने ये कहा अपने घर के अंदर के जी इसको थोड़ा सा आप कम ऑयल डालो ताकि वो हम बिल्कुल जो है वो बुरे वक्त पे हमने अपने आप को चेंज कर नहीं किया। हम साथ नहीं दे रहे, मगर हम हुकूमत से ये कहते हैं कि जनाब हर चीज़ आप ठीक कर दें, मगर हम जो हैं अपने में थोड़ी सी भी इलेक्ट्रिसिटी लाने को या लचक लाने को हम तैयार नहीं हैं। इस एक बात के ऊपर मैं आपसे ज़रूर मुत्तफिक हूँ कि हमें टाइम का बड़ा ध्यान रखना चाहिए और मार्केटों को टाइम पे बंद करना चाहिए, अपनी एक्टिविटीज़ को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। शादी हाल भी और माजी के अंदर भी बड़ी शादी हालों को भी बंद करना चाहिए। शादियों पर जो कंसर्ट्स हो रहे हैं,
कभी किसी आर्टिस्ट के वो भी बंद होने चाहिए। और साथ जो हुकूमत का जो पहले प्रपोजल था डे लाइट सेविंग का, वो उस पर फ़ौरन अमल करें, क्योंकि अभी गर्मियां शुरू होने वाली हैं। डे लाइट सेविंग को पाकिस्तान में अप्लाई होना चाहिए, बल्कि 2-2 घंटे का फ़र्क आना चाहिए, ताकि किसी तरह पाकिस्तान जो है वो डे लाइट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सके। यहाँ पर मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा जनाब मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब का, जिन्होंने बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ मेरे तुंद और तेज़ सवालात का जवाब दिया। नाज़रीन, वेट फॉर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।